मैंने बस अपना बदला पूरा करने के लिए उस लड़की से शादी की थी। अब उसे अपने बाप के घर भिजवा दिए हैं। और उसकी बात सुनकर अकरम को हैरानी और दुख ने घेर लिया था, लेकिन अच्छी तरह जानता था कि उसकी बातों का असर उस आदमी पर कम ही होता है। उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। अब दुबई जाकर उसे हमेशा के लिए भुला देना चाहता था। अगर तुमने भाभी को छोड़ ही दिया है तो फिर उन्हें डिवोर्स दे दो, वे अपनी जिंदगी को नए तरीके से शुरू कर लें। वह उसे अभी भी अपनी राय दे रहा था और उसकी बात सुनकर प्रियांशु ने सर झटकते हुए उसकी बात काट दी। मुझे जो भी करना हुआ मैं कर लूँगा, फिलहाल तुम्हें उसकी साइड लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी बात सुनकर अकरम कुछ शर्मिंदा हो गया। ये सच था कि वह अपने निजी जिंदगी में अपने दोस्तों को घुसने नहीं देता था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि वह आदमी गलती कर रहा है और इस गलती की सजा उसे बहुत भारी पड़ेगी। दूसरे दिन ही वह अपने घर में राजपति को मिलने के लिए आया। अपना सामान ले गया। उसी वक्त फ्लाइट से वह वापस हमेशा के लिए दुबई चला गया। अब न जाने कितने सालों के बाद उसकी वापसी होती, कोई भी नहीं जानता था। ये सब कुछ उसकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता था। मगर दूसरी तरफ अनामिका अभी भी दिल में ये उम्मीद लिए बैठी थी कि हो सकता है वह आदमी वापस लौट आए, लेकिन अब वह अपने आगे की जिंदगी उसके साथ एक मजबूरी के तहत बिताएगी, क्योंकि अब अपने दिल में कभी उसके लिए वह इज्जत और मोहब्बत महसूस नहीं कर सकती। जो इज्जत और मोहब्बत उसे देनी चाहिए थी, वह उसका पति था, उसका जीवन साथी था। आज उसकी इज्जत को 2 कौड़ी का करके रख चुका था। आज इस किस्से को करीब 1 महीना हो गया था और अनामिका को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वह दिन ब दिन नाउम्मीद होती जा रही थी। उसकी गिरती हुई हालत को देखकर उसकी माँ उसे देख देख कर तड़प रही थी। सिर्फ कुछ ही दिनों में उनकी फूल सी बेटी मुरझाकर रह गई थी। उनका पति बिस्तर पर पड़ा था और उनके घर में अजीब सी उदासी का माहौल छाया हुआ था। हो सकता है उसका पति उसे डिवोर्स दे दे और उसके ऊपर डाइवोर्स का ठप्पा लग जाए और फिर कोई भी उसे स्वीकार ना करे। उन्हें ये डर अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। न जाने जिंदगी उनसे कौन से इम्तिहान ले रही थी। अनामिका की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह सूख कर बिल्कुल कांटा हो चुकी थी। हर दिन उसे बुखार हो जाता। खाना पीना भी उसने छोड़ दिया था और आज 2 महीने होने को आया था और उसे यूं महसूस होता था जैसे अभी कल की बात हो और कल ही वह उजड़ कर उस चौखट पर आई हो। उसने तो हंसना मुस्कुराना बिल्कुल छोड़ दिया था। उस दिन उसकी माँ ने शिवानी को बुलावा भेजा था ताकि शिवानी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाए। वह अच्छी तरह जानती थी वह उसे नहीं मना पाएगी। वह एक बार डॉक्टर को मिले, क्योंकि हर दिन के बुखार ने उसे कमजोर से कमजोर बना दिया था। उस दिन शिवानी आई तो वह अपने कमरे में चुप बैठी हुई थी। शिवानी उसके पास जाकर बैठ गई। कब तक खोखले रिश्तों का शोक मनाती रहोगी अनामिका? अब छोड़ दो इस सब को। उन सोचों से खुद को बाहर निकालो। वह तुम्हारी जिंदगी में एक बुरा सपना था जो अब बीत गया। अब उसके बारे में जितना सोचोगी उतना ही डरती रहोगी। वह उसे समझा रही थी और बस वह चुप से शिवानी को देख रही थी। उसकी आंखों का दुख शिवानी को अंदर ही अंदर काट रहा था। वह हर वक्त हंसने मुस्कुराने वाली लड़की कैसे एकदम से चुप सी हो गई थी। मैं खोखले रिश्तों का दुख नहीं मना रही शिवानी, खुद पर ढाए हुए जुल्म का शोक मना रही हूँ। दुनिया ने मुझे डरा कर रख दिया है। मुझे नहीं लगता है कि अब खुशियां मेरे दर का ठिकाना ढूंढते हुए मुस्तक आएंगी। उसकी आंखों से आंसू गिरकर बेमोल हो गया। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की होकर कैसे मूर्खों वाली बातें कर रही हो? खुद को संभालो, उठो और उस आदमी को एक बार फिर अपने हिम्मत और दिमाग की ताकत से हराओ। मैंने पता करवाया है, वह हमेशा के लिए दुबई चला गया है। न जाने अब वह कब लौटेगा, लेकिन तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। उसको एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। जिंदगी सिर्फ एक डाल पर कभी नहीं रुकती। जिंदगी को खुद साथ लेकर चलना पड़ता है और मुझे उम्मीद है अगर तुम्हारी नीयत ठीक है तो खुशियाँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जरूर वह तुम तक आएगी। अभी उठो और जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। शिवानी जानती थी वे कभी भी उसके साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए राजी नहीं होगी, इसलिए उसे जबरदस्ती उठाकर तैयार करने लगी और फिर उसे लेकर डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने उसका पूरा चेकअप किया। शिवानी बस चुप से डॉक्टर का चेहरा देख रही थी। डॉक्टर ने बताया ये काफ़ी टेंशन में है और इनको काफ़ी वीकनेस भी है। आप इनका बहुत ख्याल रखिए, बल्कि इनको किसी ऐसे माहौल में ले जाएं जहां इनका माइंड फ्रेश रहे, क्योंकि अब इनके साथ एक और ज़िंदगी जुड़ी हुई है और इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये खुद को परफेक्ट बनाए और अपनी सेहत के लिए सोचे। डॉक्टर के शब्द सुनकर वह हैरानी से डॉक्टर की तरफ देख रही थी। यानी अभी एक और तबाही उसके इंतजार में थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखकर उस आदमी ने न सिर्फ उसे बर्बाद कर दिया था
बल्कि एक जान को उसके साथ और जोड़कर उसे भी बर्बादी के कतार में लाकर खड़ा कर दिया था। वह तो सोच भी नहीं सकती थी मुकद्दर उसे यूं भी इम्तिहान ले सकती है। अब उसकी आंखों से आंसू टिप टिप बरसने लगे थे। अब इस बच्चे का भविष्य क्या होगा। शिवानी ने उसे सहारा दिया और बाहर लेकर आई। वह अच्छी तरह जानती थी कि अब उसकी कंडीशन क्या होगी। अब ये बच्चा, वह रोते हुए शिवानी के गले लग गई। शिवानी उसे लेकर घर आ गई और जैसे ही ये खबर घर में सबको पता चली तो जैसे सबके सर पर आसमान टूट पड़ा। ऐसा नहीं था कि वह खुश नहीं थे, उन्हें खुशी हुई थी कि भगवान ने उनकी बेटी की जिंदगी जीने के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया था। एक उम्मीद का सिरा उनके हाथ में लग चुका था, लेकिन उन्हें अंदर ही अंदर ये उदासी भी खा रही थी कि अब इस बच्चे का भविष्य क्या होगा। वे अच्छी तरह जानते थे जिस आदमी ने अपनी पत्नी को पत्नी स्वीकार नहीं किया, वह अपने बच्चे को कैसे स्वीकार करेगा। अनामिका की माँ अब अनामिका का पहले से ज्यादा ख्याल रख रही थी और अब वह खुद भी काफी हद तक ठीक दिखाई दे रही थी। शिवानी हर दिन कुछ टाइम निकालकर उसके पास आ जाती और उसको बातों में लगाती, उसके दिल में भरोसे और उम्मीद का दिया जलाने की कोशिश करती। इसी तरह शिवानी उसे बाहर लेकर आई। पार्क में घूमते हुए यूं ही शिवानी को ख्याल आया। उसने उससे पूछ लिया, क्या तुमने दोबारा प्रियांशु से बात करने की कोशिश नहीं की, या उसने तुमसे बात करने की कोशिश नहीं की। हो सकता है कि तुम उसे इस बच्चे की खबर दो तो उसका दिल पसीज जाए। उसने चुप नजरों से शिवानी को देखा। वह अब कैसे बताती कि वह आदमी तो हमेशा के लिए उसे जान छुड़वाकर चला गया था और अगर वह मर भी जाए तो उसकी खबर लेने नहीं आएगा। तुम्हारी सास का रवैया तो काफी अच्छा मालूम पड़ रहा था। अगर तुम कहो तो हम ये खबर उसे सुना देते हैं। हो सकता है कि वह अपने इकलौते बेटे की औलाद के बारे में सुनकर उसे सही रास्ते पर ले आए और तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। अनामिका, मैं जानती हूँ कि तुम अब उस घर में दोबारा नहीं जाना चाहोगी, लेकिन अपना सही इस बच्चे का ही ख्याल कर लो। शिवानी, मैं उस घर से पहले ही बदनामी और जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं लेकर आई और मैं दोबारा उस घर में नहीं जाना चाहती। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वह माँ बेटा दोनों एक जैसे ही हैं। वो मेरी बात पर कभी भी यकीन नहीं करेंगे। वह हद से ज्यादा मायूस हो चुकी थी। उस दिन उसे राजपति को अच्छी तरह से पहचान लिया था। उसे जरा बराबर उम्मीद नहीं थी कि राजपति इस बच्चे के लिए उसे स्वीकार करेगी, चाहे इस बच्चे को उस परिवार का नाम देगी। अगर तुम्हारी राय हो तो मैं एक बार खुद से वहां जाकर राजपति से बात करूं। शिवानी को मना नहीं कर पाई। अनामिका अच्छी तरह से जानती थी कि वे लोग कभी भी मेरे बारे में कुछ भी अच्छा नहीं बोलेंगे, लेकिन वे चाहती थी कि शिवानी एक बार खुद को आजमा ले, क्योंकि अगर उनका दिल इस बच्चे को स्वीकार कर ले, हो सकता है उसके बच्चे को बाप का सहारा मिल जाए और उसे अपने पति का साथ। शिवानी सच में उसके ससुराल पहुंच गई। राजपति उसे हैरान नजरों से देख रही थी। राजपति ने कहा, अब तुम लोगों का क्या खो गया है जो इस घर में लेने के लिए आए हो। राजपति के कट्टरपंथ शब्दों से अब वह अच्छी तरह समझ चुकी थी। वह किसी समझदार औरत से बात नहीं कर रही। मैं अच्छी तरह जानती हूँ इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे लिया जा सके, बल्कि मैं तो आपको कुछ देने के गर्ज से एक बार फिर आपके दरवाजे पर आई हूँ। आपकी बहू माँ बनने वाली है और हो सकता है कि आपको उसका नाम न सही उसके होने वाले बच्चे का ही ख्याल हो जाए कि वह आपके बेटे का खून है। खबरदार, अगर तुम लोगों ने इस बच्चे को मेरे बेटे का नाम दिया तो सबसे पहले तो ये ढूंढो कि उस लड़की ने किसके साथ अपना मुंह काला करने के बाद इस बच्चे को अपने पेट में जगह दी है। अगर तुम लोग अब मेरे बेटे का नाम दोगे तो मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। इससे पहले कि वे और ज्यादा जहरीले शब्दों से उस पर वार करती, शिवानी वहां से वापस आ गई। अनामिका ठीक कहती थी, वे लोग बिल्कुल इंसानियत को भूल चुके हैं। भगवान ने उनसे इंसानियत छीन ली है और उन्हें कुछ पैसे पकड़ा दिए और उसी के सहारे वे इस जमाने का हिस्सा थे। उसे अभी तक समझ नहीं आ रही थी कि कोई इतना खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं। शाम को जब वह अनामिका से मिली तो उसके चेहरे पर फैली हुई उदासी देखते ही वह अंदाजा लगा चुकी थी कि उन लोगों ने क्या जवाब दिया होगा। इसलिए उसने दोबारा पूछना गंवारा नहीं किया। राजपति ने उस रात अपने बेटे से बात की। वह उसे बताना चाहती थी वे लड़की किस तरह के पैतरे आजमा रही है। उन दोनों के बीच अनामिका को लेकर ऐसी कोई बातचीत नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वह चाहती थी कि उसका बेटा एक बार फिर उसका शिकार न हो जाए, इसलिए वह उसे पहले ही अलर्ट कर देना चाहती थी। प्रियांशु ने अपनी माँ से पूछा कि अब दोबारा ऐसा क्या हुआ है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ। प्रियांशु ने इतने दिनों के बाद उसका नाम सुना था। उस लड़की की कोई सहेली आई थी, उसका नाम शिवानी था। वो मेरे पास आई थी मुझे ये बताने कि वो माँ बनने वाली है। और मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैंने उस लड़की को साफ खड़े खड़े मना कर दिया और कहा है
कि उस कैरेक्टरलेस लड़की से इसी तरह की उम्मीद की जा सकती थी। पता नहीं उसने अपना मुंह किसके साथ काला किया है और अब इस बच्चे का नाम तुम्हारे सर दे रही है। इसलिए तुम्हें पहले ही सावधानी बरतनी चाहिए। प्रियांशु को एकदम से ही हैरानियों ने घेर लिया था। ये आप क्या कह रही हैं? माँ, वह माँ बनने वाली है। न जाने क्यों उसका दिल आज पहली बार धड़का था। हाँ बेटा, माँ बनने वाली है। तुम ठीक कहते थे। इस तरह की कैरेक्टरलेस लड़कियों को हजारों लड़के मिल जाते हैं जिनके साथ वे अपना मुंह काला कर लेती हैं। उस रात तुमने अच्छा किया उसे घर से निकाल दिया। अब कम से कम उस बच्चे को तुम्हारे साथ तो नहीं जोड़ सकती। लेकिन प्रियांशु उनकी कोई बात नहीं सुन रहा था। उसकी सुई तो वहीं अटक चुकी थी। वह माँ बनने वाली है। वह अच्छी तरह जानता था कि ये बच्चा उसका अपना है, क्योंकि उस रात ही उसे मालूम हो गया कि वह कितनी पवित्र और सच्ची लड़की है, और वह ये सोच भी नहीं सकता था कि उसका किसी और के साथ भी कोई संबंध हो सकता है। न जाने क्यों उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या हुआ प्रियांशु, तुम चुप क्यों हो गए हो? प्रियांशु ने बिना कोई बात किए फोन काट दिया। उसे अजीब से उलझन ने घेर लिया था। उसे दुबई आए हुए 3 महीने बीत चुके थे और उनकी शादी को 3 महीने हो चुके थे। अब उस बच्चे का अबॉर्शन भी नहीं करवा सकती। उसे इस बच्चे को जन्म देना ही होगा। फिर उसका बच्चा दर दर की ठोकरें खाएगा। एकदम से ही उसे अपना दर्द याद आने लगा। वह भी तो बिल्कुल ऐसा ही था। बिना बाप के उसने कितनी ठोकर खाई थी और किस किस के ताने सुने थे, और उसकी औलाद भी ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी। उसका सांस सीने में अटकने लगा था। उसने अपने टाई की गांठ को ढीला किया और खिड़की में आकर खड़ा हो गया। माँ के मुंह से निकले हुए शब्द पर गौर कर रहा था। बार बार उसके दिमाग में वही बात आ रहे थे और किसी हथौड़े की तरह उसके दिल पर वार कर रहे थे। कैरेक्टरलेस लड़कियों से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है ना? न जाने कितनों के साथ उसने मुंह काला करके उस औलाद को जन्म देकर तुम्हारा नाम जोड़ रही है। अब जो भी था, वह उस बच्चे के लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार था। वह उस बच्चे को खोना नहीं चाहता था और ये फैसला उसने एक पल में ही कर लिया। उसी शाम उसने कॉल की और अपनी माँ को ये कह दिया कि वह 2-3 महीने के अंदर अंदर वापस आ रहा है। उस वक्त उसे वहाँ पर इतनी ज़रूरी काम थे। वह चाहकर भी 3-4 महीने से पहले नहीं आ सकता था, और बच्चे की पैदाइश तो 5 महीने के बाद होनी थी। वह चाहता था कि वह खुद अपने बच्चे की पैदाइश के वक्त उसके पास हो। अनामिका से वह बच्चा वापस ले जाए। उसने अनामिका से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका नंबर शायद बदल चुका था, इसलिए वह उससे बात नहीं कर पाया। अनामिका ने अब अपनी ज़िंदगी को ठीक तरीके से चलाने के लिए जॉब करनी शुरू कर दी थी, लेकिन नौकरी के टाइम टेबल के हिसाब से उसे जरा भी आराम करने का मौका नहीं मिल रहा था। अपना चेकअप भी वो लापरवाही से करवा रही थी, इसलिए उसकी प्रेगनेंसी में काफ़ी समस्याएं आ रही थी। उसके अंदर खून की कमी हो गई थी। ये तो सिर्फ एक औरत ही जानती है कि इस कंडीशन में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तब जाकर वह अपने बच्चे को इस दुनिया में लाती है, लेकिन इस दर्द ने उसे बेहद कठोर बना दिया था। अब वह कमज़ोर लड़की नहीं थी, बल्कि एक मजबूत माँ थी जो हर तरह की मुश्किलों का सामना कर सकती थी। अनामिका का अब 7वां महीना चल रहा था और उस दिन वह ऑफिस में थी। सुबह से ही उसकी तबीयत कुछ गड़बड़ थी। उसकी माँ ने लाख मना किया आज वह ऑफिस ना जाए, लेकिन वह फिर भी ऑफिस के लिए चली आई, क्योंकि आज उसकी एक ज़रूरी मीटिंग थी। उसका ऑफिस जाना बेहद ज़रूरी था। उसी शाम प्रियांशु भी हिंदुस्तान आ गया था। उसने रात में ही अनामिका की सारी डिटेल निकलवा लिए थे और आज उससे मुलाकात करने के लिए उसके ऑफिस चला आया था। वह उसे बता देना चाहता था कि वह ये बच्चा अपने साथ ले जाएगा। वह ऑफिस के बाहर उसका इंतजार करता रहा। जब थोड़ी देर के बाद वह बाहर आती हुई दिखाई दी। वह बहुत कमज़ोर नज़र आ रही थी। उसने अपने आसपास शॉल लपेटे हुए भारी भरकम पेट के साथ चलते हुए अपने ही सोचों में गुम नज़र आ रही थी, जब एकदम से ही प्रियांशु उसके सामने आकर खड़ा हुआ। वह कितनी ही देर उसे देखती रही और फिर उसके करीब से गुजरने लगी। जब प्रियांशु ने हाथ बढ़ाकर उसका बाजू पकड़ लिया, खबरदार, अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो तुम अपना हर हक खो चुके हो, और उसे कभी भूलना भी मत। प्रियांशु को उसकी आंखों में चिंगारियां निकलती हुई नजर आ रही थी। मैं तो खुद हैरान था कि उसने एक भीगी बिल्ली सी लड़की को शेर बनते देखा था। मैं यहाँ सिर्फ अपने बच्चे, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, जब उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और उसका रंग सुर्ख लाल होना शुरू हो चुका था। क्या कहा तुमने? तुम्हारा बच्चा? तुमने मुझे कैरेक्टरलेस लड़की साबित किया है और उसके बाद तुमने अपने घर से निकाल दिया था, और अब इस बच्चे पर तुम्हारा कोई हक नहीं। आज के बाद मुझे अपने बच्चे के आसपास भी तुम नजर नहीं आना, नहीं तो मैं तुम्हें काट के रख दूंगी।
वह गुस्से के जैसे थर-थर कांप रही थी जब एकदम से ही प्रियांशु आगे बढ़ा और उससे पहले कि वह और ज्यादा कुछ कहती, अनामिका चकराकर उसके बाजू में ही गिर गई थी। प्रियांशु का तो जैसे हाथ पांव फूलने लगे थे। उसने उसे बाजू से उठाया और लाकर गाड़ी में डाल दिया। उसने अपनी गाड़ी हॉस्पिटल के रास्तों में डाल दिया था। न जाने क्यों उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था। धड़कते हुए दिल से उसने अपना कांपता हुआ हाथ अनामिका के पेट पर रखा था तो उसकी धड़कनें और बढ़ चुकी थी। जिंदगी में पहली बार किसी को खो देने का एहसास उस पर बुरी तरह से सवार था। अस्पताल में दाखिल होते ही उसने डॉक्टर को चिल्लाकर बुलाना शुरू कर दिया। मुझे अभी और इसी वक्त अपनी पत्नी ठीक चाहिए। वह गुस्से से बिल्कुल पागलों की तरह दहाड़ रहा था जबकि डॉक्टर उसे कूल रखने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने अनामिका का चेकअप किया। डॉक्टर ने बाहर आकर खबर दी, आपकी पत्नी काफ़ी कमज़ोर और टेंशन में है। उसके बच्चे को खतरा है, इसलिए उनका अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ये बात सुनते ही उसके हाथ पांव फूल गए थे। अनामिका के पर्स में मौजूद मोबाइल कब से बज बज कर चुप हो चुका था। जरूर उसके घर वाले परेशान थे। प्रियांशु ने कुछ सोचते हुए कॉल अटेंड की जब अनामिका की मां की बेताबी सी आवाज उसके कानों से टकराई। अनामिका, मेरी बच्ची, तुम कहाँ हो और तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? तुम जानती भी हो कि मैं कितनी परेशान हूँ। अनामिका हॉस्पिटल में है, उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई थी तो मैं उसे अस्पताल लेकर आया हूँ। और ये बात सुनकर अनामिका की मां के हाथ पांव फूल गए थे। वह उसी वक्त अस्पताल के लिए निकल पड़ी। शिवानी उनके साथ ही थी और यहाँ आकर प्रियांशु को देखकर उन्हें एक और झटका सा लगा था। लेकिन वह अभी किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती थी। उन्हें अपनी बेटी की तबीयत की फिक्र थी। अनामिका का ऑपरेशन हो रहा था। शिवानी और शिवानी की माँ बहुत परेशान थे। वह दोनों रोते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान अनामिका को और उसके आने वाले बच्चे की जिंदगी को लंबी कर दे। उसने आज तक जो देखा था उसकी जिंदगी के लिए वह सब कुछ काफी था। अब उसको किसी भी मुश्किल में न डालो। भगवान, तुम मेरी बच्ची और नवासे का रक्षा करना। कॉरिडोर में बेताबी से टहलता हुआ प्रियांशु अपने बच्चे के लिए बेहद फिक्र में था। न जाने क्यों उसका दिल अनामिका के लिए भी कट रहा था और आज पहली बार उसे एहसास हुआ था वह तो उस लड़की को कभी भी खुद से दूर नहीं कर पाया। वह तो बस अपना बदला चाहता था, जिसकी आग में उसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया था। तभी उसे डॉक्टर अंदर से बाहर आती हुई दिखाई दी थी। आपके पेशेंट के लिए ब्लड की ज़रूरत है। आप लोग क्या कर रहे हैं मेरी पत्नी के साथ? और मेरा बच्चा कहाँ है? देखिए, अगर उन दोनों में से किसी को कुछ भी हुआ तो मैं आपका पूरा अस्पताल बंद करवा दूंगा। जब डॉक्टर ने उसे सख्ती से घूरते हुए उसका असली चेहरा दिखाया, क्या आपका नाम यहाँ पर दर्ज है? पूरे 7 महीने तो वह अकेली अस्पताल आती रही और जब उसकी कंडीशन खराब है तो बकवास कर रहे हो। अब आपकी पत्नी मुश्किलों से गुजर रही है, उल्टा हम डॉक्टर पर ही इल्जाम लगा रहे हो। हमारी ड्यूटी है और हमें अपना काम करने दो। अगर आप लोगों को इतनी ही फिक्र होती है तो उसे पहले यहाँ ले आते। आप जानते हैं कि दिमागी तनाव और कमजोरी की वजह से आपकी पत्नी का ये हाल है। और वे वहीं पर खड़ा रह गया। अनामिका की माँ तेजी से आगे बढ़ी और उसे झकझोरते हुए बोली, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इतना याद रखना तुम। वह तो खुद पागलों की तरह उस वक्त तड़प रहा था। राजपति उसे बार बार कॉल करते हुए परेशान कर रखा था। वह सुबह से घर से निकला और उसका कोई अता पता नहीं था। उसने कॉल उठाई, माँ, मैं अनामिका को अस्पताल लेकर आया हूँ। भगवान से प्रार्थना करें मेरा बच्चा ठीक हो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा बच्चा? राजपति के तो सर पर लगी और तलवार पर बुझी। हाँ माँ, वो मेरा बच्चा है, मेरा अपना बच्चा, और मैं किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। उनका बेटा रो रहा था और शायद जिंदगी में उन्होंने पहली बार अपने बेटे को इस तरह टूटा हुआ देखा था। उन्हें अब एहसास हुआ था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में जल्दबाजी करने के बाद कितनी बड़ी गलती की। काश वह उस हकीकत को जानती और अपने बेटे को समझा लेती तो आज वह यूं टूटकर बिखर न जाता। अनामिका ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन 7 महीने का बच्चा काफी कमजोर था, इसलिए उसे कुछ दिनों के लिए अस्पताल में ही रुकना पड़ा। डॉक्टर ने सख्ती से मना कर दिया, कोई भी टेंशन वाली बात उनके सामने नहीं दोहराई जाए। और इसी वजह से प्रियांशु उससे बिना मिले ही वापस चला आया। वह नहीं चाहता था कि अनामिका को एक बार फिर नुकसान पहुंचे। वह अच्छी तरह जानता था कि वह कुछ महीने के बाद उसे मना लेगा, चाहे अनामिका के पांव ही क्यों न पड़ना पड़े। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अनामिका घर पर ही मौजूद थी। वह गोल मटोल सी परी की तरह दिखाई देने वाली बच्ची काफी कमजोर थी, लेकिन फिर भी अनामिका के लिए वह चांद का टुकड़ा थी, जिसे हाथ में लिए वह सारे जहां की तकलीफों को भूल जाती।
आज उसकी डिलीवरी को पूरे 5 महीने हो चुके थे और आज ही उसने वकील से बात करते हुए प्रियांशु को नोटिस भेजा था कि उसे प्रियांशु से डिवोर्स चाहिए, जिसे देखते ही वो भड़क उठा और उसी वक्त गाड़ी निकालकर अपनी मां को साथ लिए अनामिका के घर जा पहुंचा। अनामिका उसके आने के बारे में सुनते ही उससे मिलने से मना कर दिया था। जब वो रोते हुए अनामिका के मां के पैरों में बैठकर सिर्फ एक बार उससे मिलने दो, उसे कहिए कि मेरी बात सुन ले। आज उसकी अपनी हालत बहुत बुरी थी, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। राजपति का दिल अपने बेटे को देखकर कट रहा था। वह भी अपने बहू और पोते से मिलने के लिए विनती कर रही थी। जब थोड़ी देर के बाद अनामिका बाहर आई, अनामिका के हाथ में वो गोल मटोल सी बच्ची को देखते ही प्रियांशु का दिल धड़क उठा। वो बेताबी से उसकी तरफ बढ़ा। जब अनामिका ने उसे वहीं रोक दिया। खबरदार, अगर तुमने मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया तो तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं। ये सिर्फ मेरी बेटी है। तुम्हारी माँ ने ये कहा था कि ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं, बच्चा किसी और का और हमारे सर थोप रही है, इसलिए इस बच्ची को मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अनामिका, मुझे माफ कर दो, मुझे एक बार अपने बच्चे को सीने से लगाने दो। प्रियांशु उसके तरफ बढ़ते हुए रो रहा था। वह रूही जैसी मासूम बच्ची उसने देखा। वह थोड़ा सा मुस्कुरा रही थी। वो बिल्कुल हूबहू प्रियांशु की फोटोकॉपी थी और राजपति भी तरसती नजरों से उसे देख रही थी। अनामिका के लाख विनती करने के बाद भी वह खाली हाथ अपने घर लौट आया था। उसे किसी भी कीमत पर माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अदालत में केस दर्ज कर दिया। उसे हर हाल में प्रियांशु से डिवोर्स चाहिए, जबकि प्रियांशु बिल्कुल भी अनामिका को डिवोर्स नहीं देना चाहता था और दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। आज उसे अपनी गलतियों के बोझ ने कमजोर बना दिया था। वह उसी कमरे में पड़ा रहता, उस रात को याद करता रहता जिस रात उसने अनामिका के साथ जानवरों जैसा सलूक किया था। उसे किसी तरह से भी अनामिका की आंखों की उदासी नहीं भूलती थी। उसके आंसू उसको बेचैन करती थी और फिर उसे अपनी बच्ची चमकती हुई आंखों से देखकर मुस्कुरा रही थी। प्रियांशु का दिल चाहता था कि उसे उठाकर अपने सीने से लगा ले, लेकिन वह ये भी समझता था वह उस बच्चे पर कोई हक नहीं रखता। आज तक उसने उसकी माँ के साथ जो भी कुछ किया था वह माफ़ी के काबिल नहीं था। उसने अनामिका के ऑफिस के सामने उसका पैर पकड़ लिया, लेकिन अनामिका के दिल में नरमी नहीं आई थी। जिन लोगों के सामने कल तक वह उसे कैरेक्टर लेस लड़की कहकर बदनाम कर चुका था, उन सबके सामने नाक रगड़ते हुए माफ़ी मांग ले। लेकिन अनामिका का एक ही जवाब था, मुझे तुमसे कोई संबंध ही नहीं रखना। मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुमने एक बार मेरे साथ धोखा किया है और मैं दूसरी बार तुम पर यकीन नहीं कर सकती। उस दिन भी अदालत में उसकी आखिरी तारीख थी। जज ने उसे आखिरी बार पूछा, क्या आप सच में अपने पति से डिवोर्स चाहती हैं? तो वो मजबूत शब्दों में बोली, जी सर, मैं बिल्कुल इस आदमी से डिवोर्स चाहती हूँ। मैं उनके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। ये वह इंसान है जिसने मुझे सारे जमाने के सामने रुस्वा कर दिया है। वह अपने आंखों में आंसू लिए उसे देख रहा था। आज वह खुद उस कचहरी में खड़ा था जहां पर कल उसने उस लड़की को खड़ा कर दिया था। आज उसकी आखिरी उम्मीद थी और वह अपनी उम्मीद को हरगिज भी टूटा हुआ नहीं देखना चाहता था। उसने भरी अदालत के सामने अनामिका से माफी मांग ली, लेकिन अनामिका ने मुंह फेर लिया और फिर मजबूरन उसे अनामिका को तलाक देना पड़ा और केस यहीं पर खत्म हुआ। अनामिका अपने बच्ची लिए अपने घर चली गई। वह प्रियांशु की शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। प्रियांशु भी रोता हुआ अपनी माँ के साथ अपने घर चला आया। उसे आज बहुत पछतावा हो रहा था। आप लोग कमेंट में बताइए, क्या अनामिका ने सही फैसला किया या गलत? अनामिका को प्रियांशु को माफ कर देना चाहिए या नहीं? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।